नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। सीधे रुख करते उस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड करेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा मलखंब और योग और कराटे। तो राष्ट्रीय खेलों में 38 खेल स्पर्धाएं कराने की तैयारी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अनुमति भी मिल चुकी है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मलखंब, योगासन और कराटे का चयन किया गया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां पर देहरादून से बड़ी जानकारी, उत्तराखंड करेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा मलखंब और राष्ट्रीय खेलों में 38 खेल स्पर्धाएं की तैयारी भी की जा रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से यह अनुमति मिल चुकी है। मलखंब, योगासन और कराटे का चयन किया गया है। 38वें खेल की मेजबानी वहां पर होगी देहरादून में, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा मलखंब, योगा। राष्ट्रीय खेलों में 38 खेल स्पर्धाएं की तैयारी भी की जा रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनुमति दे दी है, तो मलखंब, योगासन को भी शामिल किया गया है। बड़ी जानकारी देहरादून से। उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी होगी। राष्ट्रीय खेलों में मलखंब को शामिल किया गया है, योग को शामिल किया गया है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जो है अनुमति मिल चुकी है। मलखंब, योगासन और कराटे का भी चयन किया गया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में होने वाली है। राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा मलखंब, योगा और कराटे। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अनुमति मिल चुकी है। मलखंब, योगासन और कराटे का चयन भी किया जा चुका है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शादाब शम्स पछवादून तौर पर विकासनगर पहुंचे, जिसके चलते वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का हरबर्टपुर, धर्मवाला और आदूवाला आदि जगहों पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कुंजा ग्रांट में स्थित मदरसा हिफ्जुल कुरान में आयोजित मॉडर्न मदरसा और शिक्षा के महत्व कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मदरसे में छात्र छात्राओं से मुलाकात की और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। शादाब शम्स ने कहा कि युवा नेतृत्व वाली धामी सरकार में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार के सहयोग से मॉडर्न मदरसों की स्थापना की जा रही है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं दीनी तालीम के साथ ही दुनियावी तालीम हासिल कर अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। वहीं उन्होंने क्षेत्र में पनप रहे नशे के कारोबार और नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम लोगों को खुद ही पहल करनी होगी। कहा कि अगर हमारे आसपास कोई इस तरह के धंधे में लिप्त है, उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देनी होगी, तभी इस पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही उन्होंने कुल्हाल चौकी प्रभारी की तरफ से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान की भी तारीफ की। आज देहरादून के सहसपुर कुंजा ग्रांट में मदरसा तालिमुल कुरान हिफ्जुल कुरान में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यहाँ के लोग और ख़ासकर जो यहाँ के सदर हैं मदरसे की, ये वक्फ बोर्ड का मदरसा है, तो इनकी तरफ से जो हमने मॉडर्न मदरसे की एक मुहिम शुरू की है, उसके लिए इनका ये गुजारिश थी कि आप यहाँ भी आइए और हमारे मदरसे को भी मॉडर्न मदरसे में शामिल कीजिए। तो ये अच्छी बात है कि आज मुस्लिम समाज अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव है और उसको लगता है कि अब जो मॉडर्न मदरसा है, जहाँ हमने कहा NCERT का सिलेबस हम पढ़ाएंगे और हाफ टाइम के लिए वो स्कूल की तरह चलेगा और आधे वक्त के लिए वो मदरसा चलेगा। बेटियों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे, बेटों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अपने उलेमाओं के साथ मिलकर हम लोग ये बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन मदरसों से मेरे बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर और साइंटिस्ट भी बनेंगे और मुल्क को ताकत देने का काम करेंगे। APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। देहरादून में चचेरे भाई विनोद ने सुशील पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में सुशील गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डर की वजह से हमलावर विवाद ने घर के बंद कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरिद्वार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। वहीं हरकी पौड़ी के समीप हाथी पुल पर आपसी रंजिश को लेकर सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो चंपावत जनपद में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि चंपावत जनपद में बीते रोज से हो रही बारिश के चलते चंपावत जनपद की लाइफलाइन माने जाने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर 106 किलोमीटर स्वाला के पास भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन और यात्री मार्ग के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। वहीं एनएच के अधिकारी जेसीबी मशीन की मदद से मार्ग खोलने में जुट गए हैं। जनपद में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। तो चंपावत जनपद में बीते रोज से ही बारिश हो रही है और वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चंपावत जनपद की लाइफलाइन माने जाने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर 106 किलोमीटर स्वाला के पास भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन और यात्री मार्ग के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। वहीं एनएच के अधिकारी जेसीबी मशीन की मदद से मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। जनपद में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। सनातन धर्म के विरुद्ध कई राजनेताओं द्वारा विवादित बयान दिए गए, जिसके बाद पूरे देश में इन नेताओं के प्रति सनातन धर्म से जुड़े लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। धर्मानगर हरिद्वार में जूना अखाड़े के संतों द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध दिए गए इन बयानों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही कहा कि ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के गलत बयान देते हैं। इन लोगों को पागल खाने भेजना चाहिए। अगर ये सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बात करेंगे तो इनका विनाश कैसे होगा। इसलिए ये सनातन धर्म की निंदा करने का लक्ष्य है कि अपना विनाश के लिए ये अग्रसर हो रहे हैं। जो कोई भी लोग इनको पाप करना, इनको गलत बोलना, धर्म के खिलाफ बोलना, तब तो इनका नाश होगा। और अगर ये पाप करेंगे नहीं, धर्म के खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी सबकी विनाश का समय आ गया। विपरीत बुद्धियां हो चुकी हैं। जिस दिन सृष्टि हुई उस दिन प्रकट हुआ, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सनातन धर्म रहेगा। भूमि बना रहे हैं वो राजनीति के लिए, उनकी राजनीति बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। अब उनका अपना भविष्य बनाने के लिए उनको कुछ नजर नहीं आता। अगर उठा के छींटा के सीट मारते, अब पर्वत पर कोई पानी का छींटा मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सनातन धर्म तो वो वहाँ पर हिमालय पर्वत है, और वो चींटी सड़क पर रेंगने वाली चींटी है। वो कुछ बोलते हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अंत में उन्हें आना हमारी ही शरण में। तो पहले वो भूमिका बना रहे हैं, बाद में क्षमा मांगेंगे, फिर हमारी शरण में रहेंगे। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि डोईवाला पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को नकदी 2,70,000 रुपए, मास्टर चाबियां और एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सभी दिल्ली के निवासी हैं। ये लोग उत्तराखंड आकर एकांत में स्थित गार्ड रहित एटीएम को टारगेट करके पैसा निकाल लेते थे। ये एटीएम में रुपए निकालने वाले स्थान पर काले रंग का फाइबर की पट्टी लगा देते थे, जिससे कोई पैसा निकलता तो उसका पैसा बाहर नहीं आ पाता था और ऐसा पैसा खाते से कट जाता था। अभियुक्तों में से एक व्यक्ति एटीएम के अंदर बने कैबिन में पहले से ही छुपा रहता था और रुपए निकालने वाले व्यक्ति के बाहर जाते ही वह अपने पास उपलब्ध मास्टर की निकालकर चाबी से एटीएम खोलकर एटीएम में फंसे रुपए निकाल लेता था। बाकी अभियुक्त एटीएम के बाहर रहकर आने जाने पर नजर रखते थे। परसों एटीएम फ्रॉड करने वाले बताया गया कि मुखबिर में बताया कि एटीएम फ्रॉड करने वाले कुछ लोग घूम रहे हैं। 4 नंबर दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ हैं
और इस पर हमने सबको हमारा एक तरह से अलर्ट कर दिया था और थाना डोईवाला ने इसमें एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हुए इसको इस घटना को करने वाले 4 लोगों की अरेस्टिंग करी। उसमें 2,70,000 रुपया बरामद किया। एक गाड़ी है दिल्ली नंबर की हुंडई एक्सेंट वो बरामद किया। 4 चाबियाँ जो हैं जो ATM का जो चैम्बर होता है उसके खोलने के लिए चाबियाँ होती हैं, तो वो 4 चाबियाँ बरामद हुई हैं। काली पट्टी है फाइबर पट्टी होता है, वो 4 पट्टियाँ बरामद कर ली जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फ्रॉड किया। 5 ATM। उस गिरोह का काम ये था कि इसमें जो सरगना है वो अमित है और अमित को जानकारी थी कि ATM कैसे ऑपरेट करते हैं, ATM को कैसे खोलते हैं। और उसके बाद ये 4 चाबियाँ थी। ATM से पैसे निकलते हैं, जब ट्रे में आने से पहले पैसा बाहर निकलता है, फिर दूसरे उसमें वो बाहर निकलता है। तो वहीं पर ये जो काली पट्टी जो फाइबर है उसको लगाया गया था, लगाते हैं लोग, और ताकि पैसा बाहर निकले। अब कस्टमर गया, उसने ATM में जाकर के उन्होंने अपना पूरा ऑपरेट किया, पैसे निकलने की आवाज़ भी आई लेकिन पैसा बाहर नहीं निकला। कस्टमर गफलत में रहता है कि इसका मतलब मशीन ख़राब है या मेरा पैसा अगर निकला है तो वो पुनः क्रेडिट हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सड़कों पर गड्ढे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत को सुर्खियों में रहने की आदत है। सड़कों पर बने गड्ढों पर जलभराव न हो, इसको लेकर सरकार कार्य कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने पूर्व सीएम को स्वास्थ्य ध्यान रखने की सलाह दी। देखिए, हरीश रावत जी को हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत है। वो कुछ न कुछ गड्ढे तो कांग्रेस ने उनके लिए भी बहुत खोद रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो शहर के अंदर गड्ढे हैं उनमें किसी तरह से जल भराव न हो। सरकार का भी ये पूरा प्रयास है। मेरी हरीश रावत जी को सलाह है कि वो सरकार को रचनात्मक सुझाव दें, और जिस तरह का उनका अनुभव है और जिस तरह का उनका बुढ़ापा है तो वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आपको कहना तो कांग्रेस को ये चश्मा लगा के देखना चाहिए, वहाँ उनके तो आँख से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते हुए कहा कि वे पहले अपनी पार्टी के अंदर स्वीकार्यता बना लेंगे तो अच्छा होगा, और कहा कि कांग्रेस को इस समय सकारात्मक रूप से एक विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी की तरह रक्तदान कैंप का आयोजन करती तो अच्छा होता। वहीं कहा कि सरकार डेंगू पर काबू पाने को लेकर लगातार काम कर रही है, साथ ही अस्पतालों में मरीजों का इलाज सही तरीके से चल रहा है। सुपारी लेके आ रखा है बुलवा के लोग, लेकिन नहीं पा रहा भाई। देखिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो पहले अपनी पार्टी के गड्ढे में, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर तो बना लें। उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष कहते हैं तो अध्यक्ष कौन अध्यक्ष क्या अध्यक्ष कई बार हमने सुना है। तो पहले करण मेहरा जी को मेरी सलाह है कि अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर बनाए, फिर अन्य बातें करें। हाँ, फरवरी आते हैं। खबर रुड़की से है, जहां उदय सिंह पुंडीर के आवास पर पहाड़ी व्यंजन पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठाया। और इस मौके पर रुड़की से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता, अरविंद ठाकुर, आशीष सैनी, मुबाशिर अली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर से उपचुनाव में हमने जनता का बेहद प्यार मिला है और 2024 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं यहाँ पर हमारे उदय और वीरेंद्र रावत ने यहाँ लोगों को बुलाया है पकौड़ी रायता और ककड़ी खाने के लिए, तो मैं भी ककड़ी रायते का स्वाद चखने के लिए। क्या कहेंगे सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की मंथन है, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल है, पार्टी तो मुकम्मल करके चल रही है। बागेश्वर में हमारी नैतिक जीत हुई है
धनबल और पशु सत्ता बल से पहाड़ी व्यंजन, ककड़ी का रायता और जलेबी, चाय पकौड़ी का जो है एक प्रोग्राम रखा था हमने, ताकि जो हमारे यहाँ पर्वतीय मूल क्षेत्र के बहुत लोग हैं तो उनके साथ गैदर टुगेदर होने के लिए, सब लोगों को एक थोड़ा सा मंच पे लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। आप देख रहे होंगे वो लोगों ने जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ढंढेरे में उदय पुनीत जी के कैंप कार्यालय पे जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी आए हुए हैं। आज यहाँ दही और ककड़ी का सेवन करने के लिए बुलाया गया था। दही ककड़ी का जो मिलाप है वो हमारे हरीश रावत जी की बड़ी खूबी भी है। पहाड़ी ककड़ी का जो है आप स्वाद लीजिए। और वो हमेशा कहते आए हैं कि सब समाज के लोग जो है एकजुट होकर और एक जगह इकट्ठे होकर इस स्वाद का मजा लें, जो आज उन्होंने करके भी दिखा दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने सत्र को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार सत्र की अवधि कम रखकर मुद्दों से बचने का काम करती है और सदन के नियमों को ताक पर रखकर नियमों की अनदेखी सरकार की तरफ से की गई। यशपाल आर्य ने कहा कि सत्र की अवधि 20 दिन होनी चाहिए, जबकि सरकार ने सिर्फ 3 दिन में ही सत्र को निपटाने का काम किया है और इन 3 दिनों में भी किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब देने में सरकार असमर्थ साबित हुई है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि 5 तारीख को जब वोटिंग का दिन था, उसी दिन विधानसभा में श्रद्धांजलि रखना क्या तर्कपूर्ण था और इससे साबित होता है कि चुनाव को लेकर भी सरकार की मंशा साफ नहीं थी। रणनीति क्या, हमारी मंशा साफ है। हम सदन में प्रमुखतम मुद्दों को, बहुत बड़े मुद्दे हैं, किसान आज परेशान है, किसानों को गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, फसल पूरी चौपट हो चुकी है, चाहे धान की फसल हो, पिछले धान की फसल और गन्ने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, गेहूं की फसल भी अतिवृष्टि से बर्बाद हो चुकी थी, सर्वे नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला। लेकिन सरकार ने उधमसिंह नगर के काशीपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से अपना सितम उठा दिया है। जहां बारिश के चलते ढेला नदी से लगा एक मकान गिर गया। मकान गिरते समय उस मकान में कोई नहीं था। इस आपदा के समय में पिछले 1 महीने से साई की तरह मधुबन नगर और रहमत नगर की जनता के साथ खड़े रहने वाले पार्षद अब्दुल कादिर ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार आनंद ले रही है और काशीपुर के लोगों की मुसीबत देखकर तो आपको बता दें कि काशीपुर में की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक मकान ढह गया और उसकी वजह है बारिश। तो लगातार उत्तराखंड में फिर से बारिश हो रही है और उसके बाद आपको बता दें कि एक मकान ढह गया। वहां के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है क्योंकि उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी उनके लिए सुविधाएं नहीं दी जा रही। प्रशासन भी किसी अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। और ये ढेला नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ढेला नदी भी तूफान उसमें उफान पर है। साथ ही वहां पर इसी नदी से लगता हुआ एक मकान था जो ढह गया, जिसके बाद वहां पर लोगों में काफी आक्रोश है। सरकार पिछले 1 महीने से सब कुछ होता हुआ देख रही है। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मकान गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मंदिर गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नोटियाल ने कहा कि संस्थान के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य है हिमालय के पर्यावरण व आर्थिक संरक्षण पर शोध करना, जैव विविधता का संरक्षण, हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण की वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहे प्रभाव के अनुसार स्थानीय लोगों को ढालना उत्तरदायित्व है। वहीं पर्यटन विकास पर भी संस्थान काम कर रहा है।
उनका जो टॉपिक है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर हितधारक हैं, हमारे समाज हिमालय में, उनके ज्ञान को हम अपने मुख्य विज्ञान में कैसे जोड़ें ताकि हम अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। एक, दूसरा वनों का संवर्धन हो सके। दो, और तीसरा यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। तो एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि गोविंद बल्लभ पंत हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और पढ़ाई इलाहाबाद से करके वकील बनकर काशीपुर के अंदर उन्होंने वकालत की और उसके बाद अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। 136वीं जयंती थी। आज हम लोगों ने आशुतोष विद्या मंदिर में और यहाँ नगर निगम में उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो हमारे भारत रत्न हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद यहीं काशीपुर में वकालत की और उसके बाद उन्होंने हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिससे ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की कभी कमर सीधी नहीं हो पाई। उधम सिंह नगर में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि विकास प्राधिकरण के नाम से जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में डाक के माध्यम से एक फर्म को फर्जी नोटिस जारी कर दिया गया। जैसे ही विभाग को इसकी भनक लगी, वैसे ही विभाग ने कोतवाली में एक शिकायत पत्र दिया, जिसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। नोटिस प्राधिकरण के सहायक सचिव के नाम से जारी किया गया था। ये हमारे पास एक शिकायत के रूप में आया था कि किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है सहायक सचिव के नाम पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के, लेकिन हमारे ऑफिस में इस तरह का कोई कार्य नहीं है, कोई सहायक सचिव नाम का कोई पदनाम भी नहीं है। इस कारण से वो जो नोटिस था वो गलत तरीके से जारी हुआ है, किसी फर्जी तरीके से जारी हुआ है। तो हमने इस प्रकरण को थानाध्यक्ष रुद्रपुर को संदर्भित कर दिया था कि ये कौन जारी कर रहा है, क्या जारी कर रहा है, इस तरह की कार्रवाई कौन कर रहा है। तो उस पर कार्रवाई के लिए हमने लिख दिया था। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।